शुरू करते हैं हम लोग। कुछ डाउट्स रहेंगे तो चैट बॉक्स में डालिए और फिर हम थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। सर, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन उसका मैनेजमेंट कैसे करने का सर? एनी फॉर्मुलेशंस? एक्चुअली हाँ, आप ट्रीटमेंट वाइज मतलब मेडिसिन वाइज बोल रहे हैं। हाँ सर, यस सर, यस सर। हाँ, एक्चुअली क्या है, वाइट कोट हाइपरटेंशन में हमें काउंसलिंग का ही ज़्यादा रोल रहता है। और जो सत्वा वजह चिकित्सा जो बोलते हैं उसका रोल रहता है। और फिर अगर मेडिसिन वाइज देखने जाएंगे तो ज़्यादातर मेडिसिन पे डिपेंड नहीं होना है। और देने ही है मेडिसिन तो जटामांसी फांट या सारस्वता रिष्ट जो कुछ इंडिकेटेड है, जैसे मैंने अवस्थानुसार बताया है। जटामांसी कब इस्तेमाल करना है, जब एक ही किसी चीज़ का टेंशन रहेगा तब जटामांसी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। और मल्टीटास्किंग की वजह से स्ट्रेस फैक्टर रहेगा तो सारस्वतारिष्ट का अच्छा रोल आता है। सारस्वतारिष्ट सुवर्ण रहित रहेगा तो भी चलेगा। और अगर आपको उससे काम नहीं हो रहा ऐसे लगेगा तभी सुवर्ण युक्त सारस्वतारिष्ट पे शिफ्ट होना है। और दूसरी चीज एक मिनट, कोई बीच में कोई सवाल मत पूछिए। तो ये जो है इस तरीके से कर सकते हैं। नस्य का और शिरोधारा का भी रोल आता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अगर काउंसलिंग ठीक से करेंगे, फिर म्यूजिक थेरेपी वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करने को कहेंगे तो उसका भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं गिरती। अगर किसी को खुद को मैनेज करना नहीं आ रहा है अपने स्ट्रेस को, तब ही हमें नस्य या शिरोधारा ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नस्य जो है वो प्रतिवर्ष नस्य तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शिरोधारा पे हर किसी पेशेंट में जाना पड़ता है ऐसा मेरा तो अनुभव नहीं है। यस यस। सर, प्रतिमर्शनस्य अनुतैल से कर सकते हैं सर? हाँ, प्रतिमर्शन से अणुतैल से भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई मेध्य कॉम्बिनेशन से सिद्ध अगर तेल बनाएंगे तो उसका भी उपयोग अच्छी तरह से आप कर सकते हैं प्रतिमर्शन से के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर श्रद्धा मैडम का सवाल है, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ दुरालभादि क्वाथ। एक्चुअली दुरालभादि क्वाथ अगर वो आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वो नॉर्मली सभी को चलेगा ऐसा कॉम्बिनेशन है। लेकिन जिनमें जिनका कोष्ठ जो मृदु अगर रहेगा तो उसमें वो संभल के यूज करना पड़ेगा या डोज संभल के यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कुटकी की वजह से जो है वो भेदन कार्य की वजह से वो पेशेंट को वो प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन जिसमें मलावष्टंब हो या फिर जिनमें कोष्ठ जो हो वो मध्यम हो या क्रूर कोष्ठ हो तो उनमें ये अच्छी तरह से काम करता है। ग्रहणी अतिसार जिनमें केसेस रहेंगे या कृश व्यक्ति रहेंगे जिनमें पहले से ही मलबेग ज्यादा आते हैं, ऐसे कंडीशन में वो यूज अगर हम नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। या फिर कम मात्रा में करेंगे तो
भी चल सकता है। और जो एक्चुअल इसेंशियल हाइपरटेंशन जो है उसमें दुरालाबादी क्वाथ का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। फिर डॉक्टर वंदना जी, इनका सवाल है चंद्रप्रभा की कितनी मात्रा ज्यादा से ज्यादा देनी पड़ती है और कितने बार देना चाहिए? एक्चुअली चंद्रप्रभा का जो वर्धमान योग है वो शायद 15 दिन का या 21 दिन का कुछ है। वो अभी मुझे याद नहीं है, बीच में मैंने यूज किया था। लेकिन ज़्यादा अ, वो मैं व्हाट्सएप पे आपको डालूंगा, चंद्रप्रभा का जो वर्धमान योग है वो कैसे यूज करना। कौन कौन डॉक्टर वंदना मैडम, सवाल है कौन कौन सी किताबें किसी भी डिसीज का डाटा निकालने के लिए यूज करनी चाहिए? एक्चुअली काफ़ी किताबें यूजफुल हैं, लेकिन जो अ, मैं ज़्यादातर यूज करता हूँ उनके बारे में बोलता हूँ। आरोग्य प्रकाश है, सहस्त्र योगम है, वो यूज कर सकते हैं। फिर सिद्धौषधि संग्रह करके है, वो फड़के जिनका है। फिर चिकित्सा प्रदीप है, मामा गोखले जिनका। फिर रसतंत्र सार है, वो आ, वो वो कृष्ण आयुर्वेद भवन है ना, कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन, उनका है कुछ। फिर यशस्वी औषध है, नीदे देशपांडे जी वैद्य, उनका। ऐसे काफी सारी किताबें हैं। फिर गुणे शास्त्री जिनका औषधि गुणधर्म शास्त्र करके बुक है, वो है। ऐसी जो बुक्स हैं। फिर शारंधर संहिता है। ऐसे आयुर्वेद सार संग्रह है, ऐसे काफी सारे बुक्स है वो जो ज्यादातर मैं इस्तेमाल करता हूँ। जब मतलब जब ग्रंथोक्त, जब अपना स्टडी होने के बाद इनका इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट इन पे शिफ्ट नहीं होना है या डायरेक्ट कल्प नहीं ढूंढने हैं। पहले निदान वगैरह ये जो चीजें हैं अपनी सब, निदान पंचक जो है वो परफेक्ट कर लेना चाहिए। अनुपान कौन कौन से यूज करने चाहिए हाइपरटेंशन के लिए? मैंने ऐसे ज्यादातर अनुपान में कुछ प्रयोग नहीं किए हैं हाइपरटेंशन में। नॉर्मल पानी के साथ ही ज्यादातर यूज किया। जैसे हमें पता है नॉर्मल जो लॉजिक रहता है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अनुपान में। जब सामावस्था रहेगी और पित्त भी ना बढ़े ऐसे लगता है, तब जनरली बता रहा हूँ मैं, अभी हाइपरटेंशन का ही नहीं बता रहा हूँ, तब अदरक का रस और खड़ी शक्कर यूज कर सकते हैं। और जब सिर्फ कफ प्रधान अवस्था रहती है या कफ की बीमारी रहती है, तब अदरक का रस और शहद ही अनुपान इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जो है वो है। फिर वात पित्त प्रधान जब अवस्था रहती है तो घी शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वात प्रधान या वात पित्त प्रधान की अवस्था में घी और गर्म पानी का फल इस्तेमाल कर सकते हैं। प्योर वात प्रधान जब अवस्था रहती है तब घी और सेंधा नमक का रोल रहता है। से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अनुपान में हम अपने अपने अपनी युक्ति के अनुसार यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली हाइपरटेंशन ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। जब हाइपरटेंशन के बारे में अगर बोलना है, जब तब पित्त प्रधान अगर अवस्था रहेगी तो हम धनिया जीरा के फांट के साथ दवा दे सकते हैं। और पित्त प्रधान अवस्था में हम जिंगी शारदी के फांट से भी दे सकते हैं। फिर अगर मेदोवृद्धि है अ, और पित्त दोष की का प्राधान्य भी है, तो ऐसे कंडीशन रहेंगे तो महामंजिष्ठादि क्वाथ है, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं अनुपान के तौर पर या प्रॉपर चिकित्सा के तौर पर भी।
त्रिदोषघ्न अवस्था, अगर त्रिदोष प्रधान है अवस्था, तो दशमूलक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे हाइपरटेंशन में भी हम अलग अलग तरीके से अनुपात का विचार कर सकते हैं। और जब स्ट्रेस फैक्टर हो तो जटामांसी का रोल आएगा। जटामांसी फांड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कुछ दवा इस्तेमाल करते हैं तो। और जो अधोग रक्तपित्त या ऊर्ध्वग रक्तपित्त वगैरह ऐसे जो कंडीशंस है, तो उसमें अनुपान वगैरह ये विचार ज्यादातर बहुत बार करने पड़ते हैं। और कुछ सवाल रहेंगे तो पूछिए। पूछिए, कुछ सवाल रहेगा तो फटाफट पूछिए। Q&A सेशन काफी इंटरेक्टिव होना चाहिए। हाँ, हाइपरटेंशन में बस्ती कर्म कितना काम कर सकता है? हाइपरटेंशन में रक्त मोक्षण का रोल, विरेचन का रोल, शिरोधारा का रोल रहता है। वैसे ही बस्ती का भी रोल होता है, लेकिन बस्ती जो है वो प्रॉपर अवस्थानुरूप आपको यूज करनी है। अगर वात कफ और मेद प्रधान अगर संप्राप्ति हो, स्थौल्य हो, या स्रोतोरोजन्य जब संप्राप्ति हम बोलते हैं, ऐसी कंडीशन हो तो रासना एरंड मूलादि बस्ती है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब वात पित्त प्रधान जब अवस्था होती है तो रासना मूलादि बस्ती जो है उसका हम इस्तेमाल निरोध के तौर पर कर सकते हैं। और अनुवासन तो आपको सभी को पता है, अनुवासन कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा इस्तेमाल करना है। जैसे वात पित्त प्रधान अगर रहेगी अवस्था तो चंदनादि तेल का इस्तेमाल करना है। और त्रिदोष प्रधान अवस्था रहेगी तो फिर आ, नारायण तेल, महानारायण तेल ऐसी जो है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सहचरादि तेल या सहचर तेल ये जो है ये वात कफ प्रधान अवस्था में इस्तेमाल करने के अनुवासन द्रव्य है। और बला तेल जो है ये बला तेल खास तौर पर जब ये भी त्रिदोषज अवस्था में बला तेल चलता है, लेकिन जब संतर्पणोत्थ संप्राप्ति रहती है तब बला तेल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। जब हमें बल्य और ब्रूहन कर्म या बल्य कर्म अपेक्षित होता है तब हम बला तेल या जो धान्वंतर तेल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मलावष्टंभ का अगर रोल है हाइपरटेंशन बढ़ाने में तो आप दशमूल काढ़ा और तिल तेल के बस्ती भी देंगे तो उससे भी रिजल्ट मिलता है। या दशमूल काढ़ा और चिंचा लवन तेल या अनुलेमन तेल जो बोलते हैं उसका भी आप योग बस्ती वगैरह करेंगे तो उससे भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अपने मास्टर क्लास से काफी सारे वैद्यों को फायदा हो रहा है। आज ही एक
वैद्या ने कहा, खालित्य का उन्होंने अटेंड किया था, उन्होंने स्नैपशॉट भेजा है मुझे, पेशेंट को रिजल्ट अच्छा मिला। हेयर फॉल since 5 years after typhoid treatment, taken various treatment from dermatologist but not got any results। को 1 महीने की आयुर्वेदिक चिकित्सा अपने जो खालित्य के मास्टर क्लास में जो उन्होंने सीखा उससे दी वैद्या ने, तो उनको अच्छा रिजल्ट मिला। उन्होंने आज ही मुझे स्नैपशॉट भेजा व्हाट्सएप पे। जैसे मैंने ये सब बताया है, कॉम्बिनेशन वाले जब रहेंगे तो कैसा विचार करना है। फॉर एग्जांपल अगर आ, आ, किसी में समझो मेदो रोग है, कुष्ठ है और हाइपरटेंशन, तो महामंजिष्ठादि खुआता है। या फिर योगराज गुकुल जो है वो जब संतर्पणोत्थ विकार है या क्षयात्मक भी रहेगा, फिर भी जब सामावस्था रहेगी तब योगराज गुकुल का रोल आता है। फिर चंद्रप्रभा जो है ये वात कफज जब संप्राप्ति रहेगी तो या मेघ प्रधान की संप्राप्ति रहेगी, या फिर जब शुक्र धातु का विचार करना जरूरी होता है, आर्तव का दोष का विचार करना जरूरी होता है, मूत्र व स्रोतस का भी विचार करना जब जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो किसी में अश्मरी है और अश्मरी के साथ साथ उनको मेदो रोग भी है और बीपी भी है, तो जो है ड्रग ऑफ चॉइस चंद्रप्रभा की तरफ जाएगा। ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल वात कफ संप्राप्ति है, स्थूल है पेशेंट और उसको भी त्वचा विकार भी है या कॉन्स्टिपेशन भी है और उसके साथ साथ हाइपरटेंशन, तो ड्रग ऑफ चॉइस आरोग्यवर्धन की तरफ जाता है। तो ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है मैंने नोट्स पे बताया है आपको। अगर बीपी के साथ साथ डायबिटीज हो तो क्या कॉम्बिनेशन यूज करें? बीपी के साथ साथ अगर डायबिटीज हो और संतर्पणोत्थ संप्राप्ति हो तो चंद्रप्रभा का रोल आता है और आरोग्यवर्धन का भी रोल आता है। Sir, treatment for hypertension in PCOD case. हाँ, पीसीओडी केस में भी अगर आप देखेंगे संतर्पणोत्थ संप्राप्ति है, वात कफज और मेद प्रधान जनरली उसका रिप्रेजेंटेशन रहता है, तो चंद्रप्रभा का रोल आता है। हाइपरटेंशन भी अगर वो पेशेंट में है तो चंद्रप्रभा जो है वो आप आपान काल में 2 बीडी इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay, sir. Okay, sir. Thank you. हाँ। और मेडिसिन जो कुछ आप इस्तेमाल करेंगे वो अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। अगर आपका ड्रग सिलेक्शन एकदम परफेक्ट है तो क्वालिटी में कुछ गड़बड़ रहेगी तो रिजल्ट में प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए आपको अपने ड्रग सिलेक्शन में
पहले परफेक्ट होना ज़रूरी है, तो आपको पता चलता है कि मेडिसिन में ही प्रॉब्लम। लूज मेडिसिन ज़्यादातर जो सस्ते में आते हैं उनके इस्तेमाल नहीं करना है। आ, कौन से भी, गुलकल्प हो या कौन से भी टैबलेट्स हो या रसकल्प हो। बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ मेडिसिन लूज में मिलते हैं और रीसेल करके करते हैं, कुछ वैद्य भी मेडिसिन रीसेल करते हैं। तो वो मेडिसिन जो सस्ते में मिलते हैं और लूज में मिलते हैं, वो मेडिसिन अगर हमने लिए तो रिजल्ट बराबर नहीं आते हैं। तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। जो पेटेंट मेडिसिन है ना, बहुत कम यूज़ कर, क्योंकि जब हम पेटेंट मेडिसिन की तरफ मुड़ते हैं ना, तब हम को ना क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं कि आयतं खायची सवय लागली ना, हम्म, तो हमें खुद का कुछ नया सोचना जो है ना, जैसा वो क्रिएटिव थिंकिंग या इनोवेटिव थिंकिंग, वो सब अपना जनरली वो फिर मर जाता है। इसलिए पेटेंट मेडिसिन पे ज़्यादा मैं नहीं जाता। और अगर मैंने खुद कौन सा कॉम्बिनेशन अगर मैंने ऑलरेडी सोचा है या डिराइव किया है खुद सोच के, और वो किसी पेटेंट मेडिसिन में आता है वैसा कॉम्बिनेशन, तो मैं फिर वो यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर पेटेंट मेडिसिन देखेंगे और उसके अनुसार अगर हम यूज़ करने का सोचेंगे, तो ये जो थिंकिंग है वो गलत है, मतलब मैं वैसे नहीं करता हूँ। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पेटेंट जो मेडिसिन है उनका द्रव्य आपका द्रव्य गुण का अभ्यास अगर अच्छा है या रस औषधि का भी अभ्यास आपका अच्छा है, तो पेटेंट मेडिसिन जो है वो कौन सा मेडिसिन कौन सी अवस्था में यूज हो सकता है, ऐसा आप रिवर्स स्टडी भी कर सकते हैं और वो परफेक्शन से भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेटेंट का अभ्यास पहले नहीं करेंगे, ग्रंथों का अभ्यास करेंगे या बहुत सारी बुक्स जैसे मैं रेफर करता हूँ, नोट्स निकालता हूँ, सब करता हूँ, वैसे अगर करेंगे तो आपका ज्ञान ज़्यादातर अच्छी तरीके से वर्धन होगा, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रिजल्ट दोगे कम से कम मेडिसिन में और सिंपल से सिंपल मेडिसिन में। और आप खुद के भी फॉर्मुलेशन डिराइव कर सकते हैं, तो ये एक्चुअली होना चाहिए। तो ये अगर पेटेंट पे हम डिपेंड होने लगेंगे या जल्दी पेटेंट मेडिसिन के बारे में सोचने लगेंगे, तो ये चीज़ें जो डेवलपमेंट हमें खुद में चाहिए वो नहीं होती। और दूसरी बात कि अपना एक्सपेंस भी ज़्यादा बढ़ता है पेटेंट मेडिसिन अगर हम यूज़ करेंगे तो। और अगर कुछ मतलब सवाल और कुछ रहेंगे तो बेहतर है 5 बजे तक हम सेशन हम ले सकते हैं। सर स्पेसिफिक केस फॉर्मेट आपने बनाए हैं क्या हाइपरटेंशन के लिए स्पेसिफिक? केस फॉर्मेट तो नहीं बनाया है मैंने हाइपरटेंशन के लिए। एक्चुअली मेरा एक फॉर्मेट है जो स्मार्ट आयुर्वेदिक केस टेकिंग, जो मास्टर क्लास था मेरा सबसे पहले वाला, वो मास्टर क्लास में मैंने फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर करना है वो सब सिखाया था, और गूगल फॉर्म पे वो फॉर्मेट बनाने की भी ट्रेनिंग दी थी।
तो वो एक फॉर्मेट है, काफ़ी डीप है, जो लेकिन अच्छा है। उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया ही ज़्यादा रखा है, ऑप्शंस दिए हैं, खाली वो ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, और बहुत कम जगह है जहाँ पे फिल करना होता है। लेकिन वो जो है वो मतलब अपनी वेबसाइट पे या इस पे अगर बनाएंगे, या फिर अगर वर्ड वर्ड पे भी अगर बनाएंगे तो वैसा भी बन सकता है, या कुछ और आइडिया भी मुझे इम्प्लीमेंट करनी है, क्योंकि वो जो केस पेपर है उसमें रुग्ण सवैद्य और वैद्य सवैद्य ऐसी सब चीज़ें उसमें है। तो वो एक प्रॉब्लम है। ओके सर, थैंक यू। अगर पॉसिबल है आपको, तो स्मार्ट आयुर्वेदिक केस टेकिंग का जो है वो मास्टर क्लास आप मतलब उसमें देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा था वो भी मास्टर क्लास। ओके। उसमें हर पॉइंट मेंशन किया है केस टेकिंग का, उसमें कैसे कैसे सोचना है। फॉर एग्जांपल अगर स्वेद है, स्वेद के बारे में पूछना है तो क्या क्या पूछना है, ऐसे। फिर उससे क्या समझता है, जो पूछते हैं उससे क्या आइडिया हमें आता है, सब एकदम डिटेल में। जस्ट मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, अपने अभी तक कौन कौन से टॉपिक हुए हैं ये बताता हूँ। पहला स्मार्ट आयुर्वेदिक केस टेकिंग का एक टॉपिक हुआ, उसके बाद फिर हमारा एक हेरी टेल करके हुआ था, खालित्य द हेरी टेल। वो उसमें पालित्य छोड़ के लगभग सब एयर कंडीशंस कवर किए थे हमने। फिर एक ट्रू हेल्थ स्टोरीज हुआ था, उसमें ज्वर, प्रतिशय, कास, श्वास, राजक्षमा, ये टॉपिक कवर किया था। फिर ये अभी हाइपरटेंशन का किया। उसके पहले एंटी कोविड, आयुर्वेदिक एंटी कोविड फोर्स, ये मास्टर क्लास किया था। ऐसे कुछ मास्टर क्लास हो चुके हैं। डॉक्टर सौरभ जी का सवाल है, अगर कोई क्रॉनिक पेशेंट आता है बीपी का, तो हम सिंपल ड्रग से भी ट्रीट कर सकते हैं ना, बिना गोल्ड प्रिपरेशन यूज किए? अच्छा सवाल। वही, अगर हमें संप्राप्ति समझ आती है, पूरा अगर निदान पंचक जो है वो समझ आता है, प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं, तो हम पहले जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वनौषधि द्रव्यों से शुरुआत करनी है, तो हमें अंदाजा आता है संप्राप्ति का भी। तो वनौषधि द्रव्यों से अच्छी तरह से अगर रिजल्ट मिल रहा है तो रसकल्प पे शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं होती। नहीं तो क्या होता है कि डायरेक्ट लोग कोई प्रभाकर वटी इस्तेमाल करता है या कोई योगेंद्र रस इस्तेमाल करता है, ऐसे डायरेक्ट का इस्तेमाल नहीं करता। सिंपल सिंपल मेडिसिन जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, सारीवा, चंदन, मंजिष्ठा, यष्टि, ऐसे कुछ साधे सिंपल ही मेडिसिन से इस्तेमाल किए थे, फिर भी काफी अच्छा रिजल्ट मिला था। या और एक केस बताया मैंने, हाँ और एक केस बताता हूँ। एक फीमेल पेशेंट है, लगभग उसकी उम्र 60-65 के दौरान शायद रहेगी। तो उनको नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन है वो, और उनको चेस्ट पेन जैसा भी फीलिंग हो रहा था। तो जो पेन जो उन्होंने वर्णन किया तो वो मस्कुलर लग रहा था। मैंने खाली आर्नोपेन लिगामेंट लोकल एप्लीकेशन के लिए दिया था, SG52 का, और इसी में युवराज गोकुल का इस्तेमाल किया था। और फिर हाइपरटेंशन वगैरह जो था उनका जो कंडीशन, उसमें ये पूरा लबादी जो कषाय है
वो इस्तेमाल किया था, और बुक्शुरादी का वो गोकुल यूज़ किया। बुक्शुरादी गोकुल, दुरालाबादी कषाय, फिर युवराज गोकुल, ऐसे कुछ मेडिसिन इस्तेमाल किए थे। तो ये जो पेशेंट है, तो इनको पहले 3 दिन मेडिसिन देने के बाद मैंने बीपी का फॉलोअप लेने के लिए कहा। तो 3 दिन के बाद ही वो बीपी जो है 170-90 से लेके वो 150-90 तक, और फिर 135-80, 130-80 के दौरान आ गया था। तो इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। कुछ बड़े रसकल्प भी यूज़ नहीं किए हैं, लेकिन गांव जाने के बाद उनको ऐसा उन्होंने मुझे बताया कि एक बार बीपी जा चेक तो रहा किया। हूँ। हाँ, एक बार डॉक्टर के पास गए थे एलोपैथी, और बीपी बढ़ा हुआ था। तो डॉक्टर ने उनको डांटा कि फुल डोज क्यों नहीं लिया। 80 कुछ उन्होंने बताया था, और ये टेलिमा 40 ले रहे थे। तो हमने क्या किया था, टेलिमा 40 ले रहे, तो मैंने बोला कितने दिन से टेलिमा 40? वो बोले 5 दिन से मैंने टेलिमा 40 ले रही। मैंने बोला ठीक है, अपनी मेडिसिन शुरू करते हैं। टेलिमा 40 के ही अगर काम होता है तो आप देख सकते हैं। तो इसीलिए 3 दिन का फॉलोअप लेने को कहा। तो अच्छा रिजल्ट मिला था, तो टेलिमा 40 पे काम हो रहा था। लेकिन वो उस दिन शायद टेम्परेरी बढ़ा था बीपी, या पेशेंट के मन में भी शायद थोड़ा डर था, मेडिसिन कम किया है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्या पता क्या होगा। तो ऐसा भी रहेगा शायद, क्योंकि उन्होंने जब कहा मुझे, तो मैं कंसल्ट किया वापस उनको, पेशेंट को। पेशेंट के बेटे ने फ़ोन किया था मुझे। तो मैं बोला कि ठीक है। कंसल्ट करने के बाद मैं बोला था डोज वगैरह बराबर ले रहे थे, तो वो बोले डोज तो शायद ले रहे। तो मैं डोज बढ़ाने वाला था मेरे जो दुरालाबादी कषाय का, लेकिन फिर भी बोला पहले आप जो डोज ले रहे हैं वो डबल डोज में लेके देखिए बीपी कैसे हो रहा है। तो वो डबल डोज में लेने के पहले उन्होंने 1.5 डोज लिया, मतलब आधा डोज ज़्यादा लिया दुरालाबादी कषाय। तो आधा डोज ज़्यादा लेने से ही उनका उस दिन कम हो गया, 140-90 तक आया, और दूसरे दिन की दवा लेने से पहले ही वो 125-80 के दौरान आ गया था, दूसरे दिन का डोज लेने से पहले। तो उनको समझ में आया कि जो एक्चुअल डोज है वही बराबर है। वो एक्चुअल डोज में वो नहीं ले रहे थे, तो एक्चुअल डोज जो कैसे लेना है वो बेटे ने बताया, तो वैसे वो लेने लगे। तो फिर बीपी जो है उनका वो नॉर्मल रहने लगा। मतलब जो मैंने डोज बताया था वो डोज में ही जाना चाहिए था, लेकिन वो कम डोज में मेडिसिन जा रही थी, इसलिए वैसा हो रहा था। लेकिन वो कुछ मेडिसिन में बिना चेंज किए वापस वो सेट हो गया। लेकिन हाँ, और एक चीज़ बतानी है कि हाइपरटेंशन के पेशेंट में कभी भी एलोपैथी दवा अगर आप टेपर कर रहे हो या बंद कर रहे हो, कुछ भी रहे, तो आयुर्वेदिक दवा उनकी कंपलसरी शुरू होनी चाहिए। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ वगैरह ऐसे बीमारियों में बीच में गैप नहीं गिरना चाहिए। आयुर्वेदिक भी दवा नहीं गई और एलोपैथी भी नहीं गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो पेशेंट है वो पेशेंट ओबीडिएंट होना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और आपने ये माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड करना है कि आपको मेडिसिन मिस नहीं करना। क्योंकि एक भी दिन अगर ब्लड प्रेशर शूट होता है या शुगर ज़्यादा बढ़ती है, तो वो हार्मफुल सिचुएशन में जा सकता है। बीपी के बारे में खास करके स्ट्रोक वगैरह ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं। और एक चीज़, आप अवस्थानुरूप या सब परफेक्ट ड्रग सिलेक्शन पे अगर आप जोर देंगे और कम से कम दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, तो आपको भी समझते जाएगा आगे आगे कि कौन सी मेडिसिन कौन सी अवस्था में कैसे काम कर रही है।
अगर आप एक ही काम करने के लिए ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मेडिसिन की अवस्था क्या है। हाँ सर, मतलब जो आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं वो आपके लिए, अगर आपको सिद्ध औषधि करके उसको लाना है भविष्य में, तो आपको एक एक मेडिसिन की अवस्था जाननी जरूरी है। तो वो अवस्था जानने के लिए आपको प्रैक्टिस में ज़्यादा कल्प एक साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे, 5-6 प्रकार के कॉम्बिनेशंस वगैरह वगैरह ऐसे, तो एक ही काम के लिए अगर रहेंगे तो आपको समझेगा नहीं कि किस कॉम्बिनेशन से या किस योग से क्या काम। और अगर आपको ही नहीं समझेगा तो फिर अगले पेशेंट के लिए आप कैसे इस्तेमाल करो सिद्ध औषधि के तौर पर। सूद शेखर और सुवर्ण सूद शेखर जो है, इसका भी अच्छा काम है उच्च रक्तचाप। लेकिन सूद शेखर जब इस्तेमाल करोगे तब आपको ये मतलब पेशेंट को मलाव स्तंभ नहीं है ना, ये देखना जरूरी है। ये सूद शेखर थोड़ा ग्राही कार्य करता है। और कुछ बेसिक मेडिसिन जो है जैसे धात्री लोह या फिर पटुल कटुरोहिण्यादि कषाय या फिर लघु मंजिष्ठादि कषाय या फिर पुनर्नवाष्टक कषाय, ये जो मेडिसिन है ये भी हाइपरटेंशन में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। उनका ज़्यादातर प्रयोग करके हमें देखना चाहिए। मैं अभी देखने वाला हूँ लघु मंजिष्ठादि और पुनर्नवादि कषाय जो है उस पर काम करके वो भी ढूंढने वाला हूँ किस अवस्था में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। और जो पथ्यादि क्वाथ है, पथ्यादि षडंग क्वाथ या पथ्यादि कषाय की घनवटी या पथ्यादि कषाय, इसका भी ये तो प्रूवन ही है, वो अच्छी तरह से काम करता है हाइपरटेंशन, खास करके हाइपरटेंशन में जब हेडेक वगैरह हो या अम्लपित्त शिरशूल, अम्लपित्त माइग्रेन और हाइपरटेंशन, ऐसे जो कॉम्बिनेशंस होते हैं तो उसमें बेसिक ड्रग ऑफ चॉइस है पथ्यादि षडंग क्वाथ। ज़्यादा से ज़्यादा आप अभी ये संप्राप्ति वगैरह सब चीज़ों का विचार करके और भी अध्ययन कीजिए और कुछ डॉक्यूमेंटेशन जैसे मैंने बताया है वैसे डॉक्यूमेंट भी बनाना शुरू कीजिए अलग अलग ग्रंथों में से। मैंने देखिए आरोग्य प्रकाश कवर किया है, सिद्ध औषधि संग्रह, नहीं आरोग्य प्रकाश कवर किया है, यशस्वी औषधि कवर किया है मैंने। फिर जैसे नोट्स में देखा गया आप खड़ी वाले जी के जो 2 बुक है वो कवर किए हैं मैंने। ये आपको समझेगा, मैंने रेफरेंस के साथ लिखा है, तो ये छोड़ के अन्य ग्रंथों में आपको देखना है और वहाँ से आपको सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करना है। और फिर आपको डॉक्यूमेंट जो है वो आपका खुद का डेवलप करना है। और अगर ये डॉक्यूमेंट आप इस तरीके से अगर आप डेवलप करोगे तो आपका जो ज्ञान है वो ज़्यादा बढ़े। सिर्फ श्रवण भक्ति करोगे और जो रेडीमेड मिल रहा है उतना ही उठाओगे और उतना ही लेके बैठोगे, उतना ही लेके आप आगे वो कैसे यूज़ करना है देखोगे, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं। लेकिन आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, कुछ इनोवेटिव करना है, कुछ क्रिएटिव करना है या खुद का कुछ डेवलप करना है, फॉलोअर बनने के अलावा आपको भी कुछ पायोनियर के पोजीशन में अगर जाना है तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। ठीक है।
मैं भी आपसे सुनना चाहूँगा कि मेरे हाइपरटेंशन के पेशेंट में ऐसा रिजल्ट मिला, वैसा रिजल्ट मिला, मैंने ये यूज़ किया, मैंने ये सोचा, तो मुझे लगेगा, ज़्यादा खुशी लगेगी। जैसे अभी ये खालित्य के बारे में या और किसी चीज़ों के बारे में रिप्लाई आ रहे हैं वेदों के। अपने कोविड के सेशन के बाद भी काफ़ी सारे वैद्य या माइल्ड कोविड के पेशेंट या असिम्टोमेटिक पेशेंट या पोस्ट कोविड पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं, जो कुछ भी कोविड की चिकित्सा नहीं कर रहे थे, और जो ऑलरेडी कर रहे थे चिकित्सा, वो अभी मॉडरेट और सीवियर पेशेंट भी देख रहे हैं। और मंथली एक बार में अप्लाइड आयुर्वेदा एकेडमी, ये जो है उसमें से फ्री मतलब व्यू मेरे बताने वाला हूँ, केस आपके जो केस क्वेरीज रहेंगी उसके ऊपर। पिछले महीने में वो नहीं हुआ, उसके पिछले महीने में हुआ था वो सेशन। जैसे हर महीने में मैं एक सेशन जो वो है अप्लाइड आयुर्वेदिक एकेडमी, उसके अंदर मैं केस डिस्कशन के लिए वो फ्री सेशन लेने वाला हूँ, तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। अगर और मैं अभी किसी भी दो वैद्यों को इनवाइट करना चाहूँगा, उनका अभिप्राय व्यक्त करने के लिए यहाँ पे। अगर उनको पॉसिबल है तो वीडियो ऑन करेंगे तो बेहतर रहेगा, और वीडियो ऑन करके स्नैपशॉट भी आप निकाल सकते हैं और बाद में मुझे भेज सकते हैं। और आगे भी कुछ आपको गाइडेंस लगेगा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मेरे शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है, तो आइए कोई भी दो डॉक्टर का अभिप्राय लेंगे और फिर सेशन हम समाप्ति की ओर बढ़े। वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा है, और नहीं करना है तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अभिप्राय व्यक्त कीजिए। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा उससे, और कुछ हाँ बोलिए वंदना जी। हाँ सर। हाँ, आपका इस बार का भी सेशन बहुत अच्छा हुआ है, हम हमेशा की तरह। और आपके केस सुनने के बाद ऐसे दिमाग में ऐसे चक्र घूमने लग गया है कि सारे जो भी व्याधि कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से उस कॉम्बिनेशन का कोई तो एक ड्रग निकाल के पहले देना चाहिए, और उससे फिर 8-8 दिन पे उसका फॉलोअप रख के उसका एक चार्ट बना के देखना चाहिए कि कितना बीपी रह रहा है और कितना कम ज्यादा हो रहा है। वो जो पहले एकदम अभी जस्ट बीपी दिखा रहा है, तो उस पे काम करके मेरे को लगता है ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। आज ही मेरे पास पेशेंट आया था, तो वो उसकी ओबेसिटी भी है और थोड़ा सा स्ट्रेस भी है, और पेट ऐसे भारी भारी रहता है उनका। तो पेट तो साफ होता है लेकिन भारी भारी रहता है। तो और उनका आज मैंने बीपी चेक किया तो 130/100 दिखा रहा था। तो आज ही मतलब आज मैंने उन्होंने मेरे को ही दिखाया पहले बार, और थोड़ा सा उनका माइल्ड चेस्ट पेन हो रहा था। तो मैंने पिछले बार वो आए थे एक तो 4-5 दिन पहले, तो उनको मैंने एरेंटेल लेने के लिए दिया था रात को गर्म पानी से। तो वो कम हो गया है चेस्ट पेन, लेकिन बीच बीच में हो रहा है। तो फिर आज मैंने बीपी देख लिया, तो बीपी उनका वैसे दिखा रहा है। तो उनको पूछा कि पेट में, आप जैसे बोले आपका केस आपने बताया था वैसे, कि पेट में कुछ अलग लग रहा है क्या, दर्द हो रहा है क्या, या तो बोले पेट भारी लगता है। तो आपका सुना था इसलिए मैंने आज ट्राई किया है, शंकवटी दी है उनको, देखते हैं। और एरेंटल वैसे ही रखा है,
जटामासी दी है रात को, जरा नींद कम हो रही है बोल रहे हैं अभी 4-5 दिन से। तो फिर मैंने उनको बोला है कि एक 4-5 दिन के बाद वापस आइए तो मैं चेक करती हूँ, देखती हूँ कैसे होता है। तो उनका वजन भी कम नहीं होता, मतलब उन्होंने केवल वॉकिंग का एक्सरसाइज करते हैं और खाने में कम खाते हैं, बताया उनको उन हिसाब से। रात को भी खाना नहीं खाते, केवल उपीट या ऐसे खाते हैं, तो भी वजन उनका कम नहीं होता। उस हिसाब से सोचना पड़ेगा मुझे भी। तो आपके इस क्लास के कारण उस वे में थिंकिंग शुरू हो गई है, मतलब अच्छा है। और वो चार्ट, आपका जो चार्ट देखा है तो उस हिसाब से ट्राई करेंगे हम भी, एक एक डिसीज का ऐसे पूरा फॉर्मेट बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैंने अभी तक जो मैंने देखा है, बहुत मतलब मैंने काफी बार वैद्यों को अपील किया है, तब मैंने असाइनमेंट्स भी देखे देखे काफी बार देखा है। तो मेरा ऐसा देखना है कि बहुत हार्डली 1% लोग जो एक्शन प्लान या असाइनमेंट करते हैं। तो ऐसा एक्चुअली नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके ही फायदे के लिए रहता है। तो अगर आप भी इनिशिएटिव लेंगे तो उसका आपको ही फायदा होता है। और अ, आप भी आगे जाके फिर कुछ और कुछ आपको अच्छा मिलेगा तो आप भी हमें सिखा सकते हैं, ऐसा भी है। ठीक है, तो ये सीखते रहना चाहिए हमेशा। और थैंक यू मैंने सर। मैंने मैंने देखा है कि आपने मेरे लगभग सब मास्टर क्लास किए हैं शायद। हाँ, केवल एक पहला मतलब मेरे को पता नहीं था, पहला आपका जो आप अभी बोले केस टेकिंग, और वो जो अच्छा। फर्स्ट था, हाँ, वो वही नहीं किया क्योंकि वो मुझे मुझे देखने में ही नहीं आया कहीं कि उसका मतलब शुरू है। वो नहीं किया केवल। हाँ। बाकी सब सही है। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो। हाँ डॉक्टर श्रद्धा बोला। एक्चुअली ये फर्स्ट मास्टर क्लास था मेरा, मतलब हाँ। फर्स्ट टाइम ही मैं अटेंड कर रही थी। लेकिन इसमें एक डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ है कि जो ड्रग ऑफ चॉइस, आपको जो चॉइस करना है, पहले कैसे ज्यादा करके हम प्रोप्राइटरी पे ज्यादा ध्यान रखते थे कि मार्केट में क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, उस हिसाब से। तो उसमें क्या होता था कि पेशेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ना ड्रग्स बढ़ते जाते थे। लेकिन अभी यहाँ पे एक पता चला कि अगर हम उसका जो डिसीज के बारे में अगर प्रॉपर सोचेंगे, तो ड्रग ऑफ चॉइस अगर वहां से हम जो निकालते हैं, तो उसमें कैसा कि कम से कम मेडिसिन में हम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं पेशेंट को। हम्म, वो बहुत मतलब पेशेंट के अकॉर्डिंग भी और डॉक्टर के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा हो जाता है। हम्म। और तो इससे फायदा। और ये मतलब आप आगे के इसमें भी बहुत बेनिफिशियल है। आगे के इसमें। मतलब जैसे हम पेशेंट देखते हैं ओपीडी बेस में, तो उसमें हमें कैसे है कि खुद का एक डॉक्यूमेंटेशन करने में, जैसे हम पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देंगे कम समय में, अगर उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ड्रग ऑफ चॉइस है, बाकी का जैसे हम एडवाइस तो करते ही है पेशेंट को, तो उसमें हम प्रॉपर तरीके से अगर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रखते हैं तो बेहतर ही होगा ये हमारे फ्यूचर के लिए। तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू ये मास्टर क्लास मतलब बेनिफिशियल ही लगा मुझे। फर्स्ट है लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल लगा मुझे। और ओके, थैंक यू। हाँ, ओके। मैं थोड़ा रिप्लाई देता हूँ अभी। क्या है कि जब जैसे मैंने कहा, कम से कम मेडिसिन में अगर हम ट्रीट करेंगे तो हमें भी कॉन्फिडेंस आता है, वो मेडिसिन की अवस्था हमें समझती है, और किस मेडिसिन से क्या हो रहा है वो हमें आइडिया आ जाती है। और और एक फ़ायदा ऐसा होता है कि पेशेंट को भी मिथ्या उपचार नहीं होता है। अ, वो फ़ायदा होता है, और एक फ़ायदा होता है कि आपका जो मेडिसिन पे जो एक्सपेंस होता है वो भी कम होता है। तो वो
भी इम्पोर्टेंट रहता है। नहीं तो आप अगर रसकल्प ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और वो रसकल्प की भी अवस्था में आपका परफेक्शन आया हुआ नहीं है, तो एक्सपेंस पेशेंट का भी बढ़ता है, आपका भी बढ़ता है और रिजल्ट का कुछ पता नहीं रहता, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए ये पैटर्न से अगर आप जाओगे तो अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि पेटेंट मेडिसिन पे का पहले अगर सोचोगे तो आप अपनी जो लीव है वो भूल सकते हैं, पेस जो है वो छूट सकता है। ठीक है, और आप इस तरीके से सोचोगे जैसे मैंने बताया, तो आप अपना भी पेटेंट मेडिसिन बाद में निकाल सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, thank you very much for every delegates for attending this masterclass keenly and for making this Q&A session lively. हम बाद में मिलेंगे अगले किसी मास्टर क्लास में। तब तक के लिए अलविदा नहीं कहूँगा, आप बीच में भी कभी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं बोल सकता हूँ अगर कुछ सलाह मशवरा चाहिए तो। लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा, लाइफ टाइम एक्सेस का भी मैं सोच रहा हूँ। जितना अच्छा आपके लिए मैं कर सकूँ उतना अच्छा करने की मेरी कोशिश है। ठीक है, फिर मिलेंगे बाद में। प्रार्थना के साथ अभी समाप्ति करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।